अस्सलाम वालेकुम। और आज हम इंट्रोडक्शन टू लेबर लॉज को एक बार फिर डिस्कस करेंगे। रीज़न उसकी ये है कि लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई गई उसमें साउंड वॉल्यूम जो था वो लो था, और उसकी वजह से क्योंकि मुझे कंप्लेंट रिसीव हुई कि वो आसानी से सुना नहीं जा सकता। सो इंट्रोडक्शन टू लेबर लॉज, अ ब्रीफ नरेटिव ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इंशाल्लाह आज ये हम पढ़ेंगे और होपफुली आज आवाज़ क्लियर होगी। हिस्ट्री ऑफ लेबर लॉज। पाकिस्तान में लेबर लॉज इनहेरिट किए गए थे ब्रिटिश इंडिया से। तो क्योंकि ये ब्रिटिश इंडिया में थे तो इसलिए कॉलोनियल लॉज कहलाए। उनमें से एक हैं कॉलोनियल लॉज। जैसे वो होते हैं जो कॉलोनीज़ के को गवर्न करने के लिए इंपीरियलिस्ट पावर्स बनाती हैं, जैसे ब्रिटिशर्स ने बनाया। इसमें ट्रेड यूनियन एक्ट था 1926 का, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1926 और फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934। फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 तो आज तक इस नाम से भी सरवाइव कर गया। जब पाकिस्तान बनने के बाद मार्शल लॉ रेजीम्स आई और उन मार्शल लॉ रेजीम्स ने इनके स्ट्रक्चर को चेंज करना स्टार्ट किया। अब कंपैरेटिवली इवन ब्रिटिश एम्पायर में भी ये स्ट्रक्चर जो था प्रोग्रेसिव था। जबकि जब मार्शल लॉ रेजीम्स आई तो उन्होंने किसी हद तक इसकी पावर्स कर्टेल की, क्योंकि किसी भी मार्शल लॉ रेजीम के लिए ये यूनियन एक्टिविटीज़ बहुत ख़तरनाक होती हैं, उनके इक़्तिदार को थ्रेट होता है। सो इसमें तकरीबन राइट टू स्ट्राइक जो था वो तकरीबन एलिमिनेट कर दिया गया था, जो कि हालांकि ब्रिटिशर्स ने दिया था। और बाद लेकिन इसमें ये था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन जो थी वो काइंड ऑफ एक तरह कंपलसरी कर दी गई थी। रिसेंट देन भुट्टो रजीम आई। भुट्टो साहब क्योंकि आए ही सोशलिज़म के नारे पर थे, रोटी कपड़ा और मकान पे, तो जो मज़दूर किसान थे वो इनके काफ़ी हामी थे। तो इसलिए भुट्टो रजीम में हम देखते हैं कि काफ़ी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जो स्पेसिफ़िकली इन लेबर लॉ से रिलेटेड थी। अब मेजर लेबर लॉज को हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में, पर उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये इसका पास्ट क्या था पाकिस्तान में और अब प्रेजेंट क्या है। पहले ये एक फेडरल डोमेन होती थी, एक फेडरल डोमेन थी। बाद 2010 में 18वीं अमेंडमेंट के बाद इसे प्रोविंसेस पे डिवॉल्व कर दिया गया। जब प्रोविंसेस पे से डिवॉल्व किया गया तो अंडर आर्टिकल 270(a)(6) पहले तो इन्हीं लॉस को प्रोविंसेस पे एप्लीकेबल किया गया जब तक कि वो इसे बदल ना दें, इसमें तरमीम ना कर लें या इसको मनसूख ना कर दें। तो लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रक्चर वही रहा, क्योंकि सूबों ने तकरीबन उसको एज़ इट इज़ अडॉप्ट कर लिया, सिवाय कि कुछ मामूली माइनर सी चेंजिंग्स के साथ। जैसे कि कहीं किसी आपको प्रोविंस के लॉ में लिखा मिलेगा 30 डेज़ और कहीं पे लिखा मिलेगा 1 मंथ। फ़र्क इतना है, इससे ज़्यादा इन जनरल कुछ नहीं है। तो मेजर लॉज जो हमारे पाकिस्तान में थे, जो यानी फेडरेशन लेजिस्लेशन, क्योंकि इसमें मोस्टली अडॉप्ट की गई हैं, प्रोविंसेस ने की अडॉप्ट, तो इसलिए हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट है 2012। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट ऐसे आया था कि जब ये पावर्स डिवॉल्व हो गई प्रोविंसेस पे, तो अब जो ट्रांस प्रोविंशियल यानी एंटिटीज़ थी, ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके जो लेबर्स थे, वर्कर्स थे, वो क्या करते, अगर उनको ग्रीवेंस होती तो वो कहाँ जाते, किस लॉ को रेफ़र करते। तो उनके लिए ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट आया, जिसके तहत NIRC बनाई गई, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन। और इसके मेंबर्स तो यहाँ लाहौर भी बैठते हैं, जबकि इनका फुल बेंच इस्लामाबाद बैठता है। तो ये ट्रांसफर प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशंस और इस्लामाबाद बेस्ड जो एंटिटीज़ हैं, उनके जो वर्कर्स हैं वो अपनी ग्रीवेंसेस यहाँ लेके जाते हैं। देन वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट ऑफ 1923, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। वेस्ट पाकिस्तान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969, द एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट 1976, वेस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968,
Payment of Wages Act 1936, the Disabled Persons Employment and Rehabilitation Ordinance 1981, the Companies Profits Workers Participation Act 1968. ये मेजर लॉज हैं पाकिस्तान के लेबर लॉज। और अब इनके पर्पसेस क्या थे हम डिस्कस करते हैं ब्रीफली। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012, इसका पर्पस था ट्रेड यूनियंस कैसे बनाई जाती हैं उसका एक तरीका प्रोवाइड करना, उनकी वर्किंग और इम्प्रूव करना एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशंस को। वेस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968, ये टू अमेंड एंड कंसोलिडेट था लॉ रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। और तकरीबन बहुत बेशुमार चीज़ें आपको इसमें से मिल जाएंगी, जैसे कि ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फ़ंड, किस तरह ये तमाम चीज़ें जो सिक्योरिटीज़ हैं वर्कर्स को प्रोवाइड की जाएंगी, जो उनके काफ़ी हकूक़ उसमें मेंशन है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। दैन वेस्ट पाकिस्तान शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट्स ऑर्डिनेंस है, ये टू रेगुलेट वर्क आवर्स था एंड अदर कंडीशंस ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए था कि जो शॉप्स और इस्टेब्लिशमेंट में वर्कर्स काम करते हैं। Then Factories Act 1934 to consolidate and amend the law regulating labor in factories। जो फैक्ट्रीज़ में मज़दूर काम करते हैं ये उनको रेगुलेट करता था, जैसे पीछे शॉप्स और इस्टेब्लिशमेंट्स में था। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस टू सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री। अब इसमें पेमेंट ऑफ वेजेस में एक तरीका प्रोवाइड कर दिया गया है और इसमें डिटेल कर दी गई हैं कि ये इस किस्म की कटौतियाँ आप कर सकते हैं, और उनका भी एक प्रोसीजर है कि वो किसी वर्कर की वेज में से कितनी कटौती हो सकती है, उसका क्या तरीक़ाकार है और वो किस लिए की जाएगी। और अगर नहीं कोई पे करता तो फिर उसमें क्या सूरत हाल है। और इसमें अथॉरिटी अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एक बॉडी होती है जो यहाँ की इससे रिलेटेड मामला सुनती है। और फिर जब हम फर्दर ये एक्ट पढ़ेंगे तो हम ये भी डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी अपील, जिसका एक इशू आया कि ट्रांस प्रोविंशियल जो हैं वो अपील NIRC में लेके जाएं या कहाँ लेके जाएं, और जो प्रोविंशियल हैं वो कहाँ पर लेके जाएं। सिमिलरली वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923, वर्कर्स का जो शेयर है प्रॉफिट में वो कितना होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ इसमें। द कंपनीज प्रॉफिट वर्कर्स पार्टिसिपेशन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन कंपनीज प्रॉफिट, ये भी एक लॉ है। और इसमें यह है कि जो एनुअल नेट प्रॉफिट अगर कुछ होता है तो उसके 5% को एक फ़ंड में जमा कराना होता है जो एम्प्लॉयज़ का फ़ंड होता है। और ये चीज़ें सेफगार्ड करने के लिए होते हैं एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट्स को, और ताकि उन्हें भी कुछ शेयर दिया जाए और उनको एक्सप्लॉइट न किया जाए। द एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट 1976, ये सर्टेन ओल्ड एज बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को जो रिटायरमेंट के बाद जैसे पेंशन के बेनिफिट्स हैं, इसी तरह के कुछ दीगर हैं। ये रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और ओल्ड एज एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट बजाते खुद ये कि इसका इंस्टीट्यूट भी है जो कि इस्लामाबाद में भी जो लोग वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने देखा होगा, वहाँ पे प्रॉपर ये एक इस्टेब्लिश्ड है। द डिसेबल्ड पर्सनस एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्डिनेंस 1981, इसके तहत एम्प्लॉयमेंट, रिहेबिलिटेशन और वेलफेयर जो डिसेबल्ड पर्सनस की है उसके मतलब इसमें प्रोवाइड किया गया। और बहाली, फलाह, बहबूद, माजूर अफराद की उसका इसमें रोल है, इसका उसमें रोल है, ये उसको डायरेक्ट करता है। अब लिस्ट ऑफ लेबर लॉज हम पंजाब के करते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि ये जो मेजर लॉज थे इनको तकरीबन प्रोविंसेस ने एज इट इज़ अडॉप्ट किया था विद माइनर चेंजेस। फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 वही है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 भी वही, प्रोविंशियल एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965, पंजाब फेयर प्राइस शॉप्स फैक्ट्री ऑर्डिनेंस 1971, पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2010। जैसे वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट आया, और शायद अब कुछ लोग ये कहें कि जहाँ पीछे जो हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट पढ़ा वो तो था 2012 का, तो पंजाब क्या पहले से बना गया। असल में ये इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट एक पहले का भी था, और जब तक 2012 वाला नहीं आया था तब फेडरल इश्यूज़ उसके तहत ही चल रहे थे।
और इसके बाद पंजाब मैटरनिटी बेनिफिट ऑर्डिनेंस 1958 ये भी प्रोवाइड किया गया। अच्छा, यहाँ पे लेकिन एक अक्सर लोग सवालात तो उठाते हैं कि जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए तो ये प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन जो वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए किसी किस्म की सिक्योरिटी और किसी किस्म के इस तरह की ऑफ़र्स नहीं है। लाइक अगर वाइट कॉलर फीमेल एम्प्लॉय हैं तो क्या उनके लिए भी ये मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं? तो अभी तक तो उस तरह की कोई स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन नहीं है जिसकी हमें बल्कि ज़रूरत भी पड़ेगी इन फ्यूचर। बॉन्डल लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट, ये फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ भी है। किसी को आप पाबंद कैद नहीं कर सकते उसकी, यानी कि मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करने पे मजबूर नहीं कर सकते। कंपनीज प्रॉफिट्स वर्कर्स पार्टिसिपेशन एक्ट, सिमिलरली इसको जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, तो ये अक्सर लॉज वही हैं जो प्रोविंसेस ने अडॉप्ट कर लिए थे और इसमें सिर्फ नामों का फ़र्क है। जैसे पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट है, सिंध में आपको सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट मिल जाएगा। अगेन डिसेबल्ड पर्सनस एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्डिनेंस 1981, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड ऑफ सर्विसेज एक्ट 1951, एसेंशियल पर्सनल रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1948, द पंजाब शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969, वर्कर्स चिल्ड्रन एजुकेशन ऑर्डिनेंस 1972, द पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 2019, वेस्ट पाकिस्तान मैटरनिटी बेनिफिट ऑर्डिनेंस 1958, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 2019। जैसे कि हमने देखा कि ये एक्ट्स और इनकी डेट से ही पता लग रहा है क्योंकि ये डिवॉल्व तो 2010 में हुए प्रोविंसेस पे। तो पहले ये फेडरल लॉज थे, फेडरल एनेक्टमेंट्स थी और प्रोविंसेस ने इन्हें ऑलमोस्ट एज इट इज़ एडॉप्ट किया। फर्दर हमारे पास है रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ऑर्डिनेंस 1961, द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968। सिंध में इसे सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस कहा जाता है। और पंजाब रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2016, द पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2019, वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923 एज इट इज़, पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एट ब्रिक किल्स एक्ट 2016, बच्चों को जो भट्टा मजदूर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है उसकी प्रोहिबिशन में, लेकिन ये अभी तक काफ़ी वाइड स्प्रेड है अनफॉर्चुनेटली। पंजाब मिनिमम वेजेस एक्ट 2019, द प्रोविंशियल एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965। और तो आज हम अपना लेक्चर इसी पर एंड करेंगे। ये हमने एक बेसिक ओवरव्यू दिया था लेबर लॉज इन पाकिस्तान का, और इन फर्दर इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम इन तमाम एक्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, इनकी प्रैक्टिस और प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे, हमारी कोर्ट्स में ये प्रैक्टिस कैसे होती है और इसकी अपील्स कहाँ फ़ाइल होती हैं, इसके केस लॉज, ये तमाम इंशाल्लाह हम डिटेल में तब डिस्कस करेंगे जब हम वन बाय वन इन एक्ट्स को, इन ऑर्डिनेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो चलें, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।